टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो जैसा एक हमने देखा था कि हमारे पास टू का जो टेबल है, जैसा इसमें हम देखते हैं कि टू फर्स्ट हमारे पास टर्म आ रही है, फिर उसके बाद फोर है, उसके बाद सिक्स है, फिर एट है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस हमें समझ में आता है। इसी तरह थ्री का टेबल एक अलग सीक्वेंस है, थ्री है, फिर इसके बाद सिक्स है, फिर नाइन है, फिर 12 है, फिर इसी तरीके से सो ऑन। अब इसमें अगर हम यूं कहते हैं कि अगर इसकी लास्ट टर्म हम देख लें, फर्ज करें ये आकर 24 पे स्टॉप कर जाती है, और ये जो सीक्वेंस है ये इधर आकर जो है वो फर्ज करें ये भी 24 पे आकर स्टॉप कर जाती है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस होंगे, और अगर ये चलते रहेंगे तो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। तो हमें पता चला कि सीक्वेंस कैसे बनता है जी। सीक्वेंस में जो एक फंक्शन होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें वेरिएबल है, मतलब जो मैं डोमेन में इंसर्ट करूंगा नंबर्स, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट मेरे पास वेरिएबल है। ठीक है, और ये डिफाइन ऐसे हुआ है कि इसमें अगर फर्स्ट सीक्वेंस को हम देखें तो 2 × x। ठीक है, अब इसमें जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, मतलब मैंने सबसे पहले 1 पुट किया तो मेरे पास f(1) आ गया जो कि किसके इक्वल आ गया 2 के। फिर मैंने f(2) लिखा तो मेरे पास 4 आ गया। मेरे पास इसी तरीके से मैं 3 लिखा तो मेरे पास 6 आ गया। तो हमने देखा जो टर्म्स होती हैं वो रेंज होती हैं, जबकि इसमें जो ये टर्म्स हमें हासिल हो रही होती हैं वो जो हम नंबर लिख रहे होते हैं उस फंक्शन में वो डोमेन से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इस तरह से पता चला कि हर फंक्शन जो है वो एक सीक्वेंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेता हूँ f(x) इज इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है जो कि तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसकी जो डोमेन है वो होल नंबर से, सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर लूँ। ठीक है, मतलब फर्स्ट करें सबसे पहले मैं 0 लिखता हूँ तो f(0) मेरे पास क्या आएगा 2 × 0, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 0, 2 × 0 0 + 5 तो 5 आ जाएगा मेरा आंसर। फिर f(1) अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा जी 2 × 1 2 + 5 कितना बना 7। फिर इस तरह f(2) अगर मैंने देखना है तो वो कितना बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा। तो एक सीक्वेंस बन गया हमारे पास। हमें सीक्वेंस की समझ में आती है कि सीक्वेंस क्या है। इसी तरह हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब हमारे पास कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड वो कुछ वैल्यूज आ रही होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 1 है, उसके बाद -1 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद -1, मतलब कि ये अपनी वैल्यूज जो है वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको एक जनरल फॉर्म दे दी कि ये आखिर इसकी एक जनरल अगर फॉर्म बनाए तो ये क्या बनेगी। ठीक है, अब इसको हमने स्टडी करना है। तो हमने इसको इस तरह से स्टडी किया कि हम देखा इसकी फर्स्ट टर्म जिसको मैं a1 कह रहा हूँ वो 1 है, इसकी जो सेकंड टर्म है वो -1 है। ठीक है, इसकी थर्ड टर्म जो है वो फिर +1 है। तो अब हम इसमें ये बात देख रहे हैं कि अगर इसमें इस तरह से कुछ आ रहा है कि हम इस पे फर्स्ट टर्म देखते हैं तो वो 1 है। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर मैं +1 लूं और इसकी पावर को मैं यहाँ पर मतलब इसको इस फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन करूं कि f(x) जो है वो 1 raised to the power x है। अब मैं x को 1 लिखता हूं तो यहाँ 1 ^ 1 आ जाएगा, मीन्स कि मेरे पास 1 आंसर आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो ये x2 हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर जो कि फिर +1। अब हमें इधर से ये सेंस मिल रही है कि अगर हम इस तरह से अपने फंक्शन को डिफाइन करें कि -1 लें और इसकी पावर n लें तो क्या ये हमें आंसर मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि n को अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, या 0 से अगर स्टार्ट लेते हैं, अगर हम n को 0 से स्टार्ट लेते हैं तो n मतलब 0 लिखने से -1 की पावर 0 लिखने से 1 आंसर आता है। फिर इसी तरह अगर हम n को जो है वो 1 लिखते हैं, ठीक है, तो ये -1 आ जाता है। फिर इसी तरह अगर हम मतलब -1 की पावर 2 लिखते हैं तो ये +1 आ जाता है। मतलब एक तो ये तरीका है कि हम n जो बिलोंग करें वो सेट ऑफ होल नंबर से करें। अगर हम नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहते हैं तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर लेंगे कि n+1। ठीक है, मतलब n+1 इसलिए लिखा कि अगर हम जो x बिलोंग कर रहे हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमें जो y मिल जाएंगी वैल्यूज वो इसकी टर्म्स होंगी और वो यही होंगी। मतलब कि आप इसमें 1 जब लिखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। इसी तरह -1 का क्यूब -1, -1 की पावर 4 +1, -1 की पावर 5 -1। तो ये इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंसेस बनते जाएंगे। तो इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं, अब हमने देखा था कि कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं, मतलब जिनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 2 है जैसे, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, या प्रोग्रेशन भी हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम ये देखेंगे इनमें कॉमन रेशियो आ रही है, मतलब जैसे 2
इसके बाद आ जाए 4, उसके बाद आ जाए 8, उसके बाद आ जाए 16, उसके बाद आ जाए 32। तो अब ये जो इस किस्म का सीक्वेंस होगा इसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये फाइनाइट है, मतलब क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हमें पता है, जिसमें लास्ट टर्म नहीं पता होगी वो इनफाइनाइट जो है वो सीक्वेंस होगा या प्रोग्रेशन होगी। तो ये इसमें रेशो क्या है, कैसे हम मालूम हो सकती है कि अगर आप कोई से भी दो कंसेक्टिव नंबर लेते हैं, जैसे 8 है इसको 4 पे डिवाइड करें 2 आंसर आएगा, या 32 है इसको 16 पे डिवाइड करें तब भी 2 आंसर आता है। जबकि इसमें डिफरेंस डी जो है, अगर हम देखें कोई सी दो टर्म्स ले लें, जैसे 8 है, 8 से 6 का डिफरेंस देखें 2 आता है, या 4 से 2 का डिफरेंस देखें तो वो भी 2 आता है। तो इस तरीके से इसे हम इसलिए कहते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि सम करने से, प्लस करने से, डिफरेंस को ऐड करने से आ रहा है, और ये रेशियो से आ रहा है, इस चीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा गया। इसी तरह हमारे पास और भी सीक्वेंसेस होते हैं जिनको कि हम समझते हैं कि आखिर ये सीक्वेंस बना कैसे। जैसे कि अगर हमसे कोई कहे कि इसकी नेक्स्ट टर्म आप बताएं, मतलब एक प्रोग्रेशन है जिसमें 1 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 60 है। अब इसे नेक्स्ट टर्म हमने देखनी कि क्या होगी। देखें अगर हम इसको स्टडी करें तो इसकी फर्स्ट टर्म 1, फिर 3 आ गया, ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो अगर आप देखें तो वो 12 आ रहा है, और उससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो कितना आ रहा है 60। अभी कैसे बन सकता है, देखें 1, देखें यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूं कि ये 3 किस तरह से आ सकता है कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो तो ये 3 आ जाता है, ठीक है, और अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये कितना बनता है 12, ठीक है, और अब 12 आंसर आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो ये कितना आता है 60। मतलब जो आपकी टर्म है उसको आप उससे मतलब जो है, जैसे ये 3 था, इसमें ये 3 आंसर कैसे आया कि इससे पिछली जो टर्म जो नंबर है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मतलब 3 से आपने अपनी काउंटिंग को स्टार्ट किया और इस तरीके से आप चलते जा रहे हैं आगे। तो इसका मतलब कि अब इससे नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 60 मल्टीप्लाई बाय 6। अब जो आंसर आएगा कितना बनेगा 360, ये इससे नेक्स्ट टर्म होगी, और उसके बाद वाली टर्म जो होगी, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th टर्म है, और अगर 6 टर्म मैंने फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करूंगा, 360 को अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। तो 360 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बनता है 2520, 2520। तो ये इससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें कुछ सीक्वेंसेस जो हैं वो इस तरह से भी मिलते हैं जिनको हमें खुद से स्टडी करना होता है, समझना होता है कि उसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो ये कुछ सीक्वेंसेस के लिहाज से मैंने आपसे बात डिस्कस की। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थॉरोली जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस हैं, जो कि हम इनको स्टडी करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं।